नमस्कार, मैं हर्षवर्धन आज आपके सामने फिर एक नई क्लास लेकर आया हूँ जिसमें हम पढ़ेंगे आज के टॉप मोस्ट करंट क्वेश्चन और जो कल मैंने क्वेश्चन दिए थे, आपने किए या नहीं, आप कमेंट करके बता सकते हैं। इसके बाद हम रोज की तरह सबसे पहले हम बात करते हैं आज की कुछ सुर्खियों के बारे में। जैसे अभी बड़ी एक खबर ये है कि जो बेंगलुरु है टीम आईपीएल में उसका कप्तान किसे बनाया गया है या आपसे और इस तरह के जो बढ़िया क्वेश्चन है एग्जाम में आने लायक हैं, जैसे आईपीएल 2024 का विजेता कौन रहा था, इस तरह के क्वेश्चनों पर हम चर्चा करेंगे जो एग्जाम ओरिएंटेड है। और लास्ट में हम बात करेंगे कि जो हमारा एग्जाम चल रहा है इस समय एसएससी जीडी का, कि उसका पैटर्न क्या है, उस पे क्या बदलाव हुए हैं, वो सारी चीजें आपको मैं बताऊंगा। तो फिलहाल अभी मैं सबसे पहले आपके सामने डिस्कस करता हूँ कि आज क्या क्वेश्चन है और क्या कुछ नया बड़ा किया है उत्तर प्रदेश ने। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2026 के लिए, किसके लिए, 2026 के लिए कितना आबकारी राजस्व लक्ष्य निर्धारित किया है, ठीक है ना। कितना आपका आबकारी लक्ष्य निर्धारित किया है। दरअसल अभी हाल ही में अभी मैं आपको जो सुबह सुबह क्लास पढ़ा रहा हूं, तो इस क्लास से पहले मैं आपको न्यूज दे दूं कि मुख्यमंत्री ने एक घोषणा की है कि इस साल 3 लाख करोड़ रुपए का जो प्रॉफिट है वो उत्तर प्रदेश को होगा कुंभ मेले से। एक ना मैं आपके सामने एक पूरी क्लास लेकर आऊंगा जिसमें पूरा कुंभ का मेला कहाँ से स्टार्ट हुआ, क्या चीजें आई, कौन सा ऐप आया, कितने लोग भगदड़ में मरे, भगदड़ किस कमेटी के लिए, सारा कुछ वो सारा मैं आपको एक वीडियो में बताऊंगा, है ना। तो अभी फिलहाल इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है 60,000 करोड़। उत्तर प्रदेश ने आबकारी राजस्व का लक्ष्य निर्धारित किया है 60,000 करोड़, ठीक है। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि शराब की दुकानों के आवंटन के लिए ई लॉटरी प्रणाली शुरू की गई है और वाइनरी के लिए बागवानी उत्पादों को बढ़ावा दिया गया है, ठीक है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस राज्य के द्वारा शराब की दुकानों के आवंटन के लिए ई लॉटरी प्रणाली, कौन सी ई लॉटरी प्रणाली शुरू की गई है। क्लियर है, ये समझ में आ गया आपका। ई लॉटरी प्रणाली से पता है क्या फायदा होगा। दरअसल कई बार जो कुछ नए लोग थे जो इस उद्योग धंधे में जाना चाहते थे तो वो नहीं जा पा रहे थे। तो अब क्या होगा, अब होगा ये कि वो अब बड़े आसानी से अब अगर चाहेंगे तो सिस्टमेटिक वे से वो अपनी शराब की दुकान खोल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इस नीति में मॉल में प्रीमियम शराब की दुकानों पर प्रतिबंध लगाया गया है कि प्रीमियम जो शराब की दुकान है वो मॉल में ना होके कहीं बाहर ही होंगी, ठीक है। साथ ही साथ में जितने भी गन्ना किसान हैं उनको समर्थ जो है करना है। और अब की बार अभी सरकार ने थोड़ा घोषणा नहीं की है कि वो नया जो रेट है वो क्या घोषित करेंगे, पर जल्दी ही नया गन्ने का रेट भी घोषित हो जाएगा। हाल ही में अगला क्वेश्चन है कि रोमानिया के अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है। अगर बात करें तो रोमानिया के जो राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है इली बोलोजान के द्वारा, किसके द्वारा, इली बोलोजान के द्वारा शपथ ली गई है, ठीक है। इली बोलोजान ने रोमानिया के अंतरिम जो है राष्ट्रपति के रूप में, चलो मैंने यार कल बताया था आपको, कल बताया था मैंने कि ग्रीस ग्रीस का राष्ट्रपति कौन बना है, ठीक है ना। मैंने पूछा था ना कल कि ग्रीस का राष्ट्रपति बताया था कल। जरा देखता हूं कौन है ऐसा जो तैयारी कर रहा है सही तरीके से और वो बताएगा मुझे कि सर ग्रीस का राष्ट्रपति ये व्यक्ति बना है। क्लियर है, चलो भाई बहुत बढ़िया। पिछले वर्ष के अंत में राष्ट्रपति चुनाव के बाद उन्होंने चुनाव से पहले ही क्या कर दिया था, पद छोड़ दिया था अपना। अब यहां इस बात को ध्यान रखेंगे कि दिसंबर में सीनेट के अध्यक्ष बनने से पहले उदारवादी रूढ़िवादी बोलोजान केवल एक स्थानीय राजनेता के रूप में सक्रिय थे। इन्होंने अपना पद छोड़ दिया था, बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर जाकर काम किया है, लोगों का दिल जीता है, इसलिए दोबारा से ये राष्ट्रपति बने हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, दक्षिण एशिया के लिए अमेरिकी राजनयिक के रूप में किसे नामित किया गया है। तो आंसर है पॉल कूपर को। किसको नामित किया गया है, पॉल कूपर को नामित किया गया है, ठीक है ना। अभी आपको मैंने कल भी बताया था कि यूएसए जो है बदलाव के दौर से, किसके बदलाव के दौर से गुजर रहा है और हाल ही में यूएसए ने क्या किया था, प्लास्टिक, आपको मैं बता दूं दोबारा से
कि प्लास्टिक प्रयोग को बढ़ावा दिया था, प्लास्टिक प्रयोग को क्या किया था इन्होंने, बढ़ावा दिया था और बताया था कि आप जो पेपर स्ट्रो है, क्या है, पेपर स्ट्रो, क्लियर है ना, पेपर स्ट्रो जो है, पेपर स्ट्रो को पूरी तरीके से इन्होंने बोला था कि ये प्रतिबंधित है और अब इसके स्थान पर आप सभी प्लास्टिक के स्ट्रो का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना, समझ में आ रही है बात, चलो बहुत बढ़िया। अगला आपको मैं बता दूं थोड़ा सा, भारतीय मूल के पॉल कूपर को डोनाल्ड लू की जगह जो है दक्षिणी एशियाई मामलों के लिए सहायक विदेश मंत्री के रूप में नामित किया गया है, क्लियर है। यूएस नेवल पोस्ट ग्रेजुएट में प्रोफेसर है और दक्षिणी एशियाई सुरक्षा और यूएस भारत संबंध में इन्होंने विशेषज्ञता हासिल कर रखी है और विदेश विभाग के नीति नियोजन स्टाफ में काम किया है, परमाणु सुरक्षा पुस्तकों के सह लेखन में भी काम किया है, तो बड़े ज्ञानवान व्यक्ति हैं, तो बड़ा काम देने वाले हैं अमेरिका को। तो भारत को तो इससे क्या कोई प्रॉफिट मिलेगा, भारत तो बस इस बात पे लेकर इतरा सकता है कि ये भारतीय मूल के हैं। बाकी मैंने अभी तक जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जितने भी भारतीय मूल के दूसरे लोग वहां जाकर रहे हैं, तो उन्होंने कोई खास भारत के लिए प्रॉफिट नहीं किया। अरे भाई सीधी सी बात है, अगर उनको इतना ज्यादा भारत के लिए प्रॉफिट करना था तो भारत छोड़ के क्यों गए, यहाँ रह के काम कर सकते थे, है ना। चलो बात करते हैं आईपीएल 2025 के लिए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी का नया कप्तान किसे नियुक्त किया गया था, पता है। सब लोगों को ये लग रहा था कि अब की बार आरसीबी के नए कप्तान जो हैं विराट कोहली बन जाएंगे। क्यों, क्योंकि इन्होंने फाफ डू प्लेसिस को तो रिटेन किया नहीं था। अब फाफ डू प्लेसिस को जब रिटेन नहीं किया तो सबको लगा कि कोहली को कप्तान बना देंगे। शायद कोहली से पूछा गया होगा कि आप कप्तान बनना चाहेंगे या नहीं, तो हो सकता है यार ना भी पूछा गया हो। तो अभी फिलहाल एक व्यक्ति है जिसका नाम है रजत पाटीदार, रजत पाटीदार को बेंगलुरु का कप्तान नियुक्त किया गया है। ठीक है, आरसीबी वाले थोड़े से और दुखी हो जाएंगे कि अभी जो थोड़ा बड़ा चांस लगता था उनको आईपीएल जीतने का, अब इस बार तो वो भी गया। ठीक है, चलो बात करते हैं। अब की बार जो आईपीएल है वो 21 मार्च से शुरू होने वाला है और आईपीएल 2025 के लिए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का कप्तान इनको बनाया गया है। और इसके बाद अगर आपसे और पूछा जाए तो आप ये पूछ सकते हैं कि इन्होंने आरसीबी के साथ 28 मैच खेले हैं, 158.85 की स्ट्राइक रेट से 799 रन बनाए हैं, क्लियर। और आईपीएल 2024 की विजेता कोलकाता नाइट राइडर्स है। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि उप विजेता कौन है, तो इसमें बता देना कि आप हैदराबाद। कौन है, हैदराबाद जो है वो क्या है, हैदराबाद उप विजेता है। और 2023 के विजेता की अगर बात करें तो कौन है, चेन्नई सुपर किंग है। 2023 के विजेता चेन्नई सुपर किंग, अब की बार फिर चेन्नई जीत जाएगी, देख लेना चाहे आप। ओएनजीसी ने बैटरी ऊर्जा, ओएनजीसी ने बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली, ठीक है, बीईएसएस पर सहयोग करने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है ना, तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के साथ ओएनजीसी ने क्या किया है, हस्ताक्षर किए हैं। और उन्होंने बताया है कि अब नए तरीके से और क्या नई टेक्नोलॉजी से हम क्या कर सकते हैं, लिथियम का प्रयोग करके बैटरी को किस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको ध्यान रखना है कि पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के साथ यहाँ पर एमओयू पर इन्होंने हस्ताक्षर कर दिए हैं। इसका जो मेन उद्देश्य है, अगर आपसे पूछा जाए कि मेन उद्देश्य क्या है इसका, तो ग्रिड स्थिरता को बढ़ाना, नवीकरणीय ऊर्जा को एकीकृत करना है। 2030 तक भारत के 500 गीगावाट स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्य का समर्थन करना भी इसका एक उद्देश्य है। और ओएनजीसी ने 2030 तक 10 गीगावाट नवीकरणीय एनर्जी की जो टारगेट रखा है, उस टारगेट को लेकर जो है ये बात कर रहे हैं। ठीक, ओएनजीसी का पता है क्या टारगेट है, ओएनजीसी का टारगेट ये है कि 2038 तक ओएनजीसी जो है अपने नेवल शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य के अनुरूप क्या कर रहा है, काम कर रहा है कि बिल्कुल शून्य जो है उसका क्या होना है, कार्बन उत्सर्जन होना है। ठीक, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये है कि अरब तेंदुए की सबसे बड़ी ज्ञात उप जनसंख्या कहाँ है, जो हाल ही में क्या बना हुआ है, चर्चा का कारण बना हुआ है। चर्चा का कारण बना हुआ है और चर्चा का कारण किस वजह से है, तो चर्चा का कारण ये बना हुआ है अपने
विस्तार से। तो आंसर है इसका ओमान के डोफर प्रांत में। ठीक है, हमारे यहाँ पर अगर देखेंगे तो उत्तर भारत में इसको जो है क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है गुलदार। क्या कहा जाता है इसको? गुलदार कहा जाता है। तो ओमान के डोफर प्रांत में, ओमान के डोफर प्रांत में जो है ये है। ओमान के दोफर या डोफर में तेंदुआ अपना दायरा बढ़ाया है तेंदुओं ने। और अरब पैंथेरा पार्डस जो है, अगर बात करें तो नेज्द पठार पर जो है क्या हो गए हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है ज्योग्राफी के लिहाज से कि नेज्द का पठार कहां पर है, तो ओमान में है। ठीक है, ओमान से कई बार अगर आपसे पूछा जाए तो ओमान की राजधानी आप बता देना कि ओमान की राजधानी क्या है, मस्कट है। ठीक, इसमें दक्षिणी ओमान के डोफर प्रांत में सबसे बड़ी ज्ञात जनसंख्या अभी जो है फिलहाल किसकी है, तेंदुओं की है। और तेंदुओं की जो संख्या है, ठीक है, आप इस बात को ध्यान रखना कि तेंदुओं की संख्या लगातार जो है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, क्लियर? तो चलो, ये हो गया ओमान। आईपीएल 2025 के सह प्रस्तोता के रूप में थम्स अप की जगह किसने ली है? तो अब कोका कोला की जगह जो है वो क्या लेने वाला है, आपका अपना कैंपा। ठीक है, कौन लेगा? कैंपा। आपको पता है यार, देखो जियो पर आपका क्या आता है, आईपीएल आता है। जियो किसका है? रिलायंस का है। मुंबई इंडियंस किसकी है? रिलायंस की है। हॉटस्टार अब किसने खरीद दिया? रिलायंस ने खरीद दिया। अब क्या होगा, तो कोका कोला को प्रमोट क्यों करेगा? वो अपने ही ब्रांड को प्रमोट करेगा ना। तो अपना ब्रांड क्या है उनका? अपना ब्रांड है कैंपा। कैंपा इसलिए ज्यादा पॉपुलर होगा क्योंकि ज्यादातर यूथ आईपीएल देखते हैं और वो कोशिश करेंगे कि कैंपा का यूज किया जाए। तो कैंपा इसलिए ज्यादा फेमस होने की संभावना है। तो इसका नाम है कैंपा कोला। क्या नाम है साहब? कैंपा कोला है। ठीक, तो 2025 ये वाला क्वेश्चन ना, हर बार जो प्रायोजक के जो क्वेश्चन है आप समझते रहना, प्रायोजक वाले जो क्वेश्चन है, प्रायोजक के जो प्रश्न है, ये बार बार आते रहते हैं। ये बात ध्यान रखना, प्रायोजक प्रश्न जो है आते रहते हैं। अब कैंपा कोला जो है कोका कोला के प्रभुत्व को चुनौती देते हुए 200 करोड़ रुपए में, ठीक है, आईपीएल के सह प्रस्तुतिकरण के अधिकार जो है इसने हासिल कर लिए हैं। ठीक, रिलायंस कंज्यूमर की अगर बात करें तो स्पिनर और रसिक ग्लूको एनर्जी के लिए आक्रामक मार्केटिंग की इन्होंने योजना बनाई है। और 5 आईपीएल टीमों के द्वारा इसको जो है क्या किया जाएगा, प्रायोजित किया जाएगा। ठीक, और आईपीएल 2025 में टीवी और ओटीटी से विज्ञापन राजस्व जो है, संभावना ये है कि 8 से 10% बढ़कर 4,500 करोड़ हो जाएगा। ठीक है, 4,000 रुपए की बात नहीं कर रहा, 4,500 करोड़ रुपए हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4,500 करोड़ रुपया। ठीक है, चलो भाई, बायो जो है बायो लंपी वैक्सीन, अभी आपने एक वो सुना था कि जो गाय हैं, ठीक है ना, गाय में एक रोग हुआ था लंपी। और उस लंपी रोग में क्या हुआ था कि जो गाय हैं उनके शरीर पर जो है वो क्या हो गए थे, उनके शरीर पर फफोले पड़ गए थे। तो उन शरीर पर जो फफोले पड़े थे, उस फफोलों के कारण जो है क्या हुआ, वो बड़े उसमें आ गए, चर्चा में आया था। बहुत सारी गाय उसमें मरी हुई थी। राजस्थान में सबसे ज्यादा उससे नुकसान हुआ था। तो अब क्या हुआ है कि बायो लंपी वैक्सीन को विकसित किसके द्वारा किया गया है? तो इसकी अगर बात करें तो आईसीएआर, ठीक है, आईसीएआर आपका एनआरसीई के द्वारा, आईसीएआर एनआरसीई के द्वारा ये विकसित किया गया। आपको मैं बता दूं तो ये लंपी स्किन डिजीज की ये विश्व की पहली जो है वैक्सीन है, जिसके लिए जो है अभी हाल ही में सीडीएससीओ की मंजूरी मिल गई है। इसके अलावा आईसीएआर एनआरसी की अगर बात करें तो इसमें एलडीसी वायरस के स्ट्रेन का उपयोग करके इसको बनाया गया। कई बार पूछ लेता है ना कि इस वैक्सीन को किस स्ट्रेन का प्रयोग करके बनाया गया है, तो आप ध्यान रखना कि एलडीसी वायरस स्ट्रेन का उपयोग करके इसको बनाया गया है। ठीक है, और ये जानवरों के बीच सुरक्षा, प्रभावकारिता, भेदभाव सुनिश्चित करने के लिए काम करता है। पशु चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा में भारत की आत्मनिर्भरता का ये समर्थन करेगा। और अभी जो है 500 मिलियन इसकी खुराक बनाई जाएंगी और लगातार जो है जितने भी मवेशी गाय प्रजाति के होंगे उन सभी को ये दिया जाएगा। ठीक है, चलो भाई, अगला क्वेश्चन। अगला ग्लोबल एआई समिट कौन सा देश आयोजित कर रहा है? तो नरेंद्र मोदी के द्वारा ये घोषणा की गई है। ठीक है,
प्रधानमंत्री के द्वारा ये घोषणा की गई है कि अगला आने वाला 2025 का जो एआई समिट है, जो 2024 में फ्रांस में हुआ है, तो अगला आने वाला जो एआई समिट है वो कौन आयोजित करेगा? वो भारत आयोजित करेगा। कौन आयोजित करेगा मेरे भाई? भारत। ठीक है ना? तो इसकी बात करें तो एआई पहल की अगर बात करें तो एआई फाउंडेशन और काउंसिल फॉर सस्टेनेबल एआई की स्थापना का स्वागत जो है भारत ने किया है। और इसकी जिम्मेदारी ये है कि जितना भी जो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो उसके जो है बढ़ावे के लिए जो है ये क्या कर रहा है? काम दे रहा है। ठीक है। एआई की अगर बात की प्रगति करें तो स्वदेशी भाषा मॉडल जो है, लोकल लैंग्वेज मॉडल की अगर बात करें तो इसका डेवलपमेंट भारत कर रहा है। और बहुभाषी संस्कृति विविधता को ध्यान में रखा गया, क्योंकि भारत में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, बहुत सारी अलग अलग संस्कृतियां हैं, उन सभी को ध्यान में रखते हुए इसको डिजाइन किया गया है। क्लियर है ना? और आपको पता ही है कि अभी आपका जो प्रोग्राम है वो चल रहा है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत। स्टार्टअप और जो रिसर्च है उनके लिए इसको जो है किफायती बनाया गया है, जिससे हम इसमें और ज्यादा सुधार कर सके। ठीक है, तो ये वाली बात आप ध्यान रखेंगे। द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? भाई साहब, आपकी ये पुस्तक जो है इस समय सबसे बड़ा विवाद का कारण बनी हुई है। विवाद का कारण पता है क्या है? दरअसल हमारे यहाँ ज्यादातर लोग जो हैं क्या है, इस समय उग्र राष्ट्रवाद के शिकार हैं। मानसिकता तो इनकी ज्यादा विकसित है ही नहीं। इनको जैसे बोल दिया जाता है, जैसे इनके व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाता है, वैसा ये मान लेते हैं। तो अब क्या हुआ कि उन्होंने सावरकर के बारे में, अरुण जो आपको दिखाई दे रहा होगा शौरी, अरुण शौरी ने क्या किया है, जो अपनी जो आइडियोलॉजी है उसके आधार पर जो सावरकर का जो कंट्रीब्यूट रहा है भारत की राजनीति में, उस राजनीति पर उन्होंने बड़ी बढ़ चढ़कर जो है अपनी चीजें बताई हैं। उसके बताने के बाद जो इनके समर्थक हैं वो उनको लेकर जो है बड़ा ट्रोल कर रहे हैं कि आप ऐसा कैसे कह सकते हैं। ऐसा पहली बार नहीं हुआ, क्योंकि भारत में महात्मा गांधी को लेकर ऐसी किताबें लिखी गई हैं, अंबेडकर को लेकर ऐसी किताबें लिखी गई हैं, नेहरू को लेकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लेकर, तो सबको लेकर ऐसी किताबें लिखी गई हैं। और ये बढ़िया बात है कि ये हमारे लोकतंत्र की खास बात है कि व्यक्ति अपना विचार स्वतंत्रता से बड़े आराम से रख सकता है। ठीक है, तो अभी मैंने आपको ये पूरी जो जितना विश्लेषण है वो मैंने आपको इसमें बता दिया है। इसमें ज्यादा कुछ बात करने की जरूरत नहीं है। खैर, ज्यादातर जो वो है ना, जो लेखन प्रणाली से जुड़े हुए लोग हैं या जो ऐसे लोग हैं जो बुद्धिजीवी हैं, तो उनका ये मानना है कि ये विवाद थोड़े दिन में समाप्त हो जाएगा, क्योंकि सावरकर इतनी बड़ी चीज नहीं है भारत की राजनीति में जितना बड़ा औहदा गांधी और अंबेडकर रखते हैं। ठीक है, तो अभी आज के लिए मैंने आपको इतनी सारी चीजें बताई हैं, आप सुन रहे होंगे, ध्यान से पढ़ रहे होंगे। ठीक, तो मिलते हैं फिर कल एक नई क्लास के साथ। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।